Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the part 2 of chapter 12, that is air, water and weather. So if you have missed the previous part of this chapter, the link is given in the description box. Also, if you have missed the explanation of any of the chapter of class 4, the link for the playlist of class 4 is given in the description box. And if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on my Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. All the important links are given in my description box below. So now, without further ado, let's start with today's class. So today we are going to begin the discussion with the topic water. Now the sun also changes the states of water causing humidity and rain. तो सन क्या करता है, वो वाटर की स्टेट्स को भी चेंज करता है जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी या एंड रेन होता है. ठीक है. नाउ द सन्स हीट चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. सन के हीट की वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज होगा. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी. और ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं हम, जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में उस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को हम कहेंगे ह्यूमिडिटी. ठीक है. नाउ द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर जॉइन टू फॉर्म क्लाउड्स. अब जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर वेपर के, वो सब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म द क्लाउड्स. एंड व्हेन द क्लाउड्स बिकम हेवी इनफ, वाटर वेपर ट्रांसफॉर्म्स इनटू वाटर एंड फॉल्स डाउन एज रेन. ठीक है. तो अब जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि मिलके एक क्लाउड फॉर्म कर रहे हैं, जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, जो क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा वाटर वेपर्स की वजह से, तो क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वाटर में और वो बारिश के रूप में ज़मीन पे आ जाएंगे. ठीक है. नाउ कोल्डर एरियाज़ में क्या होता होगा कि इन कोल्ड एरियाज़ में क्या होता है, जो वाटर है वो उस टेम्परेचर में आते आते स्नो का रूप ले लेते हैं. सो दैट इज़ वाई इन कोल्ड एरियाज इट फॉल्स डाउन एज स्नो. ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल फिनोमिना इन अ वेरी बेटर वे. ठीक है. सो एवापोरेशन एंड द वेदर. The heat of sun slowly changes the water on the surface of the earth into water vapor. तो हीट की वजह से क्या होगा, सन की हीट की वजह से क्या होगा, जो वाटर है सरफेस पे वो स्लोली वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा. और इस प्रोसेस को, जिसमें कि वाटर वेपर पे चेंज होता है हीटिंग की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. ये हम सबको पता है. ठीक है. अब इवेपोरेशन क्या है, वो एक स्लो प्रोसेस भी हो सकता है या फिर फास्ट प्रोसेस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो कि इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं फिर. सो पहला फैक्टर क्या दिया गया है, विंड. द इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन इट इज विंडी. मूविंग एयर एब्जॉर्ब्स वाटर रैपिडली. तो फास्ट हो जाएगा अगर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो विंडी है. ठीक है. क्योंकि एवापोरेशन जो है वो फास्ट रेट में होगा अगर वो एटमॉस्फेयर विंडी है, क्योंकि जो मूविंग एयर है या मूविंग विंड है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है. ठीक है. मीन्स जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है. नेक्स्ट विल बी टेम्परेचर. ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर एवापोरेशन भी फास्टर रेट में होगा. देन ड्राई एयर. अब एवापोरेशन फास्टर रेट में तब होगा जब एयर ड्राई होगा. मीन्स एवापोरेशन में क्या होता है, वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. ठीक है. अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रहेगा, मीन्स उस टाइम हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं. राइट. सो अगर ऑलरेडी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, वेदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, मीन्स वाटर वेपर ऑलरेडी एयर में बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वाटर वेपर अपने अंदर नहीं ले पाएगा. तो लेकिन अगर वो एयर ड्राई है, मीन्स वो वाटर ड्रॉपलेट्स को ले पाएगा. इसीलिए इवेपोरेशन जो है वो फास्टर रेट में होगा जब
एयर जो है वो ड्राई होगा, बिकॉज ड्राई एयर कैन टेक अप मोर वाटर देन मॉइस्ट एयर। जैसा कि मैंने बताया कि जो सूखी हवा होगी मीन्स ड्राई एयर होगी वो ज़्यादा वाटर वेपर को ले पाएगी कंपेयर टू जो मॉइस्ट एयर होगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होती है मीन्स एवापोरेशन इज फास्टर if the exposed surface area of the liquid is large। मीन्स अगर एवापोरेशन के लिए ज़्यादा तुम्हें जगह मिल रही है मीन्स ज़्यादा सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो ज़्यादा रैपिडली एवापोरेशन होगा। क्लियर? तो हमने पढ़ लिया एवापोरेशन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, सो एवापोरेशन प्रोसेस क्या होती है जो हमने डिस्कस किया, जब वाटर वेपर में चेंज होगा हीटिंग की वजह से, तो उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन। क्लियर? और जब हम कंडेंसेशन को डिफाइन करते हैं उसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो वाटर में चेंज होता है कूलिंग की वजह से। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। मीन्स एवापोरेशन का उल्टा कह सकते हैं। एवापोरेशन में वाटर से वाटर वेपर और कंडेंसेशन में वाटर वेपर से वाटर। ठीक है, अब रेन, फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट ऑल आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। रेन हो गया, फॉग मीन्स क्या होता है, जो कोहरे पड़ते हैं उसको हम कह सकते हैं, कोहरा को हम कहते हैं फॉग। देन ड्यू जो ओस गिरती है वो, एंड फ्रॉस्ट जो ठंड पड़ती है वो। ठीक है, इन सब को हम कह सकते हैं कि ये सब जो है वो कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से ही बनते हैं। क्लियर? अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हम देखेंगे रेन, दैट इज बारिश, सबको पता है हमें। सो क्या होता है कि व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट्स वेपर राइजेस अप। हमें पता है जो गर्म हवा होगी मीन्स जो वाटर हॉट होगी वो राइज हो जाएगी, मीन्स वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब वाटर एवापोरेट होती है तो उसके जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, नाउ द वाटर वेपर कूल्स as it goes up and changes into tiny droplets of water। अब जो वाटर वेपर है ऊपर जाके जब वो ठंडी होती है तो वो वाटर वेपर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स में ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। अब जब ये जो क्लाउड्स है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं वाटर की वजह से, तो वो क्या होते हैं, दे बर्स्ट एंड वी गेट रेन, और तब होती है बारिश। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया बारिश के बारे में, दैट इज ऑल अबाउट रेन। अब हम पढ़ेंगे फॉग। तो फॉग को हिंदी में क्या कहते हैं, कोहरा। सो दिस इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर मिक्सेस विद वेरी कोल्ड एयर एंड चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स अ ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड्स जस्ट अबव द वाटर और लैंड। तो फॉग का फॉर्म होता है, कोहरा कब बनता है, जब जो वाटर वेपर है वो मिक्स होगा बहुत ही ठंडी हवा के साथ और चेंज होगा स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में, और जो कि क्लाउड की तरह मीन्स फॉर्म्स अ ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड, मीन्स क्लाउड का एक ब्लैंकेट रेडी करेगा जस्ट वाटर और लैंड के ऊपर। ठीक है, मीन्स बेसिकली इसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा के साथ मिक्स होके वाटर में ड्रॉप्स ऑफ वाटर में चेंज होगा, जो कि क्लाउड की तरह एक ब्लैंकेट क्रिएट करेगा लैंड ऑन वाटर के ऊपर सरफेस पे। क्लियर? नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट ड्यू। ड्यू क्या होती है, ओस। ठीक है, उसको हिंदी में हम कहते हैं ओस। तो इन विंटर when water vapor in the air condenses on touching the cold surfaces, small drops of water called dew are formed। तो विंटर सीजन्स में क्या होता है, जब वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होगा, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है वो ठंडी होने की वजह से कंडेंस होगा किसी ठंडी सरफेस को छूने के बाद, मीन्स टच होने के बाद, तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म करेगा। इसी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को हम कहते हैं ड्यू, मीन्स ओस की बूंदे। क्लियर? नाउ ड्यू ड्रॉप्स कैन बी सीन ऑन लीव्स एंड फ्लावर्स इन द विंटर मॉर्निंग, जो कि हम
विंटर मॉर्निंग के टाइम पे जब सुबह सुबह उठेंगे तो हम देख सकते हैं लीफ पत्तों पे या फ्लावर्स पे छोटी छोटी वाटर की बूंदें रहती हैं। तो ये दीज आर नथिंग बट ड्यू। कैसे फॉर्म होती है? जब वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट होती है वो किसी ठंडी सरफेस को टच करती है। कंडेंसेशन प्रोसेस कब होता है? जब कूलिंग होती है, मीन्स कोई ठंडी चीज़ या ठंडी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, वो चीज़ कूल हो रही है। तो वैसे ही जब ये वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है किसी ठंडी चीज़ को टच करती है तो ये वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली देयर विल बी स्मॉल टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और इन्हीं टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर को हम सुबह पत्तों पे या फ्लावर्स पे देख सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ओस की बूंदें, दैट इज ड्यू। क्लियर विद दिस? यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखेंगे फ्रॉस्ट क्या होता है। When it is very cold, the dew or surface water freezes into tiny white crystals called frost. तो फ्रॉस्ट इज बेसिकली ठंड होती है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो ये जो ड्यू है, जो ओस की बूंदें हैं या फिर सरफेस वाटर जो होगा वो फ्रीज होके छोटी छोटी क्रिस्टल्स का रूप ले लेंगे, जिसको हम कहेंगे फ्रॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल। हेल क्या होती है? जब रेन ड्रॉप पास थ्रू अ वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द एटमोसफेयर दे फ्रीज एंड फॉर्म हेल, ठीक है। तो हेल को हिंदी में कहते हैं ओले, ठीक है। तो हमने बहुत बार देखा होगा कि हेल की बारिश होती है, लाइक ओलों की बारिश होती है, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो अगर किसी बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन पे आएगी, कोल्ड रीजन में एंटर करेगी और वहाँ से पास करेगी, तो उसके टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से क्या होगा, वो जो रेन ड्रॉप है मीन्स जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा, और वो फ्रीज होके हेल का फॉर्म ले लेगा, ओलो का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट स्नो। When water vapor is suddenly cooled, it freezes into tiny white snowflakes. तो स्नो का मतलब हम सबको पता है नथिंग बट बर्फ। तो जब वाटर वेपर जो है वो सडनली कूल होता है, मीन्स बहुत सडनली वो ठंडी होती है, तो वो फ्रीज होके छोटे छोटे बर्फ का रूप ले लेती हैं। क्लियर? सो दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ these are all formed by the process of condensation, ठीक है। इन सभी में जो वाटर वेपर है वो चेंज होता है वाटर में, एंड वाटर देन डिफरेंट रूप ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू द रीजन दे आर पासिंग। क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, ये भी एक बार देख लेते हैं विद द रेफरेंस ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो वाटर साइकिल में क्या हो रहा है बेसिकली कि एक द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रिवेलिंग इन नेचर। तो हमें पता है कि जो इवेपोरेशन है और जो कंडेंसेशन है वो नेचर में ऑब्वियसली हमेशा ही होता रहता है, मीन्स इट्स अ ऑल टाइम गोइंग, ऑल टाइम कंटिन्यूइंग एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये प्रोसेस मिल के क्या क्रिएट कर रहे हैं, दीज टू प्रोसेसेस आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग अ साइकिल। वो एक वाटर का साइकिल रेडी कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। कैसे कर रहे हैं? वाटर जो है वो एवापोरेट होगा लेक्स से, रिवर से, ओशन से या वाटर बॉडीज जितने भी हैं वहाँ से जो वाटर है वो जाके फर्स्ट एवापोरेट होगा, ठीक है। और कंडेंस होगा। कैसे, किन फॉर्म्स में कंडेंस होगा? जो हमने पढ़ा था, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेन कह लीजिए या फिर स्नो कह लीजिए, ठीक है। सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर इट इज़ गिवन एज रेन एंड हियर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स देयर आर स्नो, ठीक है। सो फर्स्ट क्या हो रहा है, वाटर बॉडीज से वाटर एवापोरेट हो रही है, उसके बाद वो जाके कंडेंस हो रही है, मीन्स वाटर वेपर अब वाटर में चेंज होगा एंड इट विल टेक द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, ठीक है। अब वो हमने बात कर ली वाटर साइकिल के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्प्यूरिटीज़ इन वाटर। वाटर में जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, कैसी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, इम्प्यूरिटीज़ के क्या दो काइंड है, उन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
सो वाटर इन वेल, रिवर या लेक जो है वो प्योर नहीं होते क्योंकि उनमें इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। अब वो इम्प्यूरिटीज़ कितने टाइप्स की हो सकती हैं? इम्प्यूरिटीज़ दो टाइप की हो सकती है। पहला होगा सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ और नेक्स्ट जो है वो है इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़। सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ नाम से ही पता लग रही हैं, ऐसी इम्प्यूरिटीज़ जो कि पूरी तरह पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे सॉल्ट हो गया। सॉल्ट जो है जब हम पानी में उसको ऐड करेंगे तो वो कम्प्लीटली उसके साथ मिक्स हो जाएगी, तो हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसके अंदर सॉल्ट भी मिक्स हुआ है। क्लियर। सो ऐसी इम्प्यूरिटीज़ जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कम्प्लीटली वाटर के साथ सॉल्यूबल है, मींस अच्छे से मिक्स हो चुकी है। एक और टाइप की इम्प्यूरिटी क्या है? इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़। वो क्या होती है? जो कि सॉल्यूबल नहीं होती, मींस वाटर के साथ मिक्स नहीं होती और हमें देख के पता लग सकता है कि इसमें इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है। जैसे कि अगर पानी में कोई स्टिक पड़ा है, मड पड़ा है या स्टोन पड़ा है, तो हम देख के बता सकते हैं कि इसमें इम्प्यूरिटीज़ पड़ी हुई है, इसमें ये पानी साफ नहीं है। ठीक है। सो इट मे ऑल्सो कंटेन जर्म्स, तो इम्प्यूरिटीज़ में जर्म्स भी इंक्लूडेड है। क्लियर। अब इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ जो कि वाटर से सेपरेट किए जा सकते हैं, कैसे किए जा सकते हैं? उसके लिए मेथड्स दिए गए हैं। पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ present in water is called sedimentation. This method is used to remove sand from water. तो अगर हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हम सैंड एंड वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। अब सैंड एंड वाटर को जब पानी में हमने मिक्स कर दिया, मीन्स पानी और सैंड को अगर हमने मिक्स कर दिया, तो थोड़ी देर उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए चीज़ को अगर रख दे, इस बीकर को अगर हम रख दे, तो हम क्या देखेंगे? जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो उस कंटेनर के एकदम बॉटम में जाके सेटल हो गए हैं। ठीक है। तो वो जो हैवी इम्प्यूरिटी था, जो सैंड था, वो जाके कंटेनर के एकदम एंड में सेटल डाउन हो चुका है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्लियर। अब ये डिकेंटेशन क्या होता है? दिस फॉलो सेडिमेंटेशन। ये जो प्रोसेस है वो सेडिमेंटेशन के बाद वाला स्टेप है। क्या किया जाता है इस स्टेप में? The clean water above the sand, that is called sediment, is poured into another container leaving the sand behind. तो इसमें क्या करते हैं, जो इसके ऊपर का जो साफ़ पानी है, मीन्स जो हेवी इम्प्यूरिटीज़ था, जो सैंड था, वो कंटेनर के नीचे जाके सेटल हो गया। तो इसके ऊपर का जो साफ़ पानी था उसको हम एक दूसरे कंटेनर में आराम से पोर कर लेंगे और इस सैंड पार्टिकल को यहीं पे रहने देंगे। मीन्स ऊपर ऊपर से जो साफ़ पानी है उसको लेके बाकी का जो इम्प्यूरिटी है उसको हम रहने देंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, मीन्स डिकेनिंग द क्लीन वाटर फ्रॉम द टॉप। ठीक है। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। एक और मेथड है, वो क्या है? फिल्ट्रेशन मेथड है। तो ये सबसे बेसिक एक मेथड है जिसके बारे में जो कि आप एवरीडे घर पे भी यूज़ करते हैं विदाउट नोइंगली और विदाउट नोइंगली। ठीक है। तो देखते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है। एट होम्स वाइल पोरिंग टी वी फिल्टर इट थ्रू अ स्टेनर। जब हम चाय लेते हैं, ठीक है, चाय बना के उसको कप में ट्रांसफ़र करते हैं, सर्व करते हैं, तो हम एक स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम छन्नी का यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑल्सो इन स्कूल लेबोरेटरी स्टूडेंट यूज़ फिल्टर पेपर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़। तो वैसे ही लेबोरेटरीज में, स्कूल में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो कि पानी के साथ मिक्स नहीं हुए हैं, उनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है। In the same way, the surface water of the earth filters when it passes through the soil to become underground water. तो इसी सेम वे में क्या होता है, जो सरफेस वाटर होता है और क्या करता है, उसको फिल्टर करता है जब वो अंडरग्राउंड वाटर का रूप लेता है। ठीक है। सो ये एक प्रोसेस हो गया फिल्टरेशन, जिसमें क्या होता है कि एक फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है। आप डायग्राम में देखिए, फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, एक फनल के ऊपर उसको सेट किया जाता है फ़िल्टर पेपर को। उसके बाद जो इम्प्यूरिटी वाला वाटर है,
ठीक है, मीन्स वाटर कंटेनिंग द इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज ऑफ कोर्स, उसको हम इस फनल से ट्रांसफॉर्म करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर पेपर है। ठीक है, तो क्या होगा, जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो इस फिल्टर पेपर में रह जाएगी और जो क्लीन हमारा फिल्टरेट होगा वो इस बीकर में आके रह जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ में से जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, मीन्स इनसॉल्युबल कोई इम्प्यूरिटी जो प्रेजेंट है वाटर में, उसको हम वहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दो अंडरग्राउंड वाटर और वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपीयर क्लीन, इट हैव सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़। अब जब हमको लग रहा है कोई भी पानी देख के हम अगर कहते हैं कि ये तो साफ़ पानी है, इसमें कोई पत्थर या फिर मिट्टी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये साफ़ पानी है, लेकिन अगर वो साफ़ दिख भी रहा है तब भी हम ये नहीं कह सकते कि प्योरली सेफ़ है कि हम इसको कंज्यूम करें, हम इसको ड्रिंकिंग के पर्पस में यूज़ करें। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती है। सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं क्योंकि हमें पता है कि सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ जो है वो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो अच्छी तरह से वाटर में सॉल्यूबल हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये पानी साफ़ है, बट शायद वो पानी साफ़ ना हो। ठीक है, तो जो सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ होंगे वाटर में वो कैसे रिमूव करेंगे? वो रिमूव कर सकते हैं बाई बॉइलिंग इट। अगर हम उसको बॉयल करते हैं उस पानी को, तो हम क्या कर सकते हैं, जो सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ हैं, मीन्स जो जर्म्स होंगे, उसको हम मार सकते हैं और ऐसे हम अपने वाटर को क्लीन कर सकते हैं। ऑल्सो बॉइलिंग के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं? केमिकल्स, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये सब केमिकल्स के नाम हैं। ठीक है, तो इन सब केमिकल्स का यूज़ करके भी जो जर्म्स प्रेजेंट होती हैं वाटर में, जिनको हम नहीं देख सकते और हमें ऐसा लगता है कि पानी साफ़ है, उन सब सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ को भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, एंड वी कैन मेक दैट वाटर प्योर इनफ टू बी यूज्ड एज अ ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर विद दिस? समझ आ गया यहाँ तक? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of the explanation of this chapter. So in our next video, we are going to discuss the exercise questions of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.